नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं और जिससे सीएचएसएल की प्रैक्टिस हो रही है। और आज हम लोग लेकर आए हैं 5 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो सीजीएल का हुआ था अभी 5 दिसंबर 2022 में, उसका सेट लेकर आए हैं। और ये जो है ये आपका सीएचएसएल की प्रैक्टिस के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चंस सीजीएल 2022 में आए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सीएचएसएल में आने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन लिया है वो क्या है कि आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पता है √3 - 1/2√2, और आपको बताना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू। आपको चाहिए कहीं ना कहीं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू। तो एक बार हम देख लेते हैं कि टेन थीटा को प्लस कॉट थीटा को साइन कॉस में बदल के, तो अगर हम इसको बदलेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन कितना हो गया, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये बन रहा है, अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1। तो हम या तो इसका मान बता दें या इसका मान बता दें, बात दोनों सेम ही है। तो अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देख सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम उसका मान देख लें। ये हमको पता है √3 - 1/2√2। ये एक काम करते हैं, हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही आपने बोथ साइड स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, और जब दूसरा बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कहीं ना कहीं इसी का वैल्यू चाहिए हमको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब आप देखेंगे तो जैसे ही आपने स्क्वायर किया √3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 1 4, 4 - 2√3 हो गया, 4 - 2√3 ये हो गया, और नीचे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 8। यहां से जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो आपका बचा वो बचा आपका 4 - 2√3, और ये -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन 8। तो जैसे ही -8/8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि -1 जाएगा, 8 एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया -4 - 2√3/8, ये हो गया। यहां से 2 से कॉमन लेके काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, -2 और -√3/4। ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो 2 और अपॉन में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 8 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, ये आ गया -2 - √3/8। अब जैसे ही आप ये उठा के रखेंगे तो जैसे ही आपने रखा तो ये हो जाएगा आपका -8 अपॉन माइनस इन कॉमन ले लिया तो नीचे बचा 2 + √3। जैसे ही आपने इसका कॉन्जुगेट कराया तो ऊपर 2 - √3 आया, और नीचे 2 - √3 करेंगे तो ये 2 - √3 से ये आपका बन जाएगा 1। अगर ये 1 बन जा रहा है तो आपका कौन सा ऑप्शन है जहां पे देखने को मिल रहा है कि -8 ब्रैकेट में 2 - √3, तो ये नहीं दिख रहा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 8 ब्रैकेट में √3 - 2। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 8 ब्रैकेट में √3 - 2। ये इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया जो कि आपसे पूछा गया था। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। आप इसको डायरेक्ट नहीं सोच सकते क्योंकि ये बहुत बढ़िया सवाल है, इस पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं सोच सकते कि डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कहां पे √3 - 1/2√2 करेगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्यूशन कर लें जो कि आसान रहेगा, जो कि थोड़ा सा उपयोगी रहेगा आपका। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं कि सेकंड क्या कह रहे हैं। देखिए सेकंड कह रहा है यदि दे रखा है k की पावर 4 + 1/k की पावर 4 47, तो k³ + 1/k³ का मान बताना है। ऐसे सवाल हमने कई बार पिछले सेट्स में भी किए हैं कि आपको k की पावर 4 + 1/k की पावर 4 का जो वैल्यू पता है वो पता है 47। तो अगर हम दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे तो k² + 1/k² का होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर बोथ साइड 2 ऐड कर देंगे, और ये हो जाएगा 49। तो k² + 1/k² अगर आपका 49 हो गया तो ये 7 बन गया। कितना बन गया, 7। यहां तक ये समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बोथ साइड 2 ऐड कर देंगे, इधर भी 2 ऐड कर दें और इधर भी 2 ऐड कर दें, तो आपको k + 1/k जो है वो 9 देखने को मिल जाएगा। तो उसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। k + 1/k का होल स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका 9। तो k + 1/k कितना देखने को मिलेगा, 3। अगर आपको ये पता चल गया और आपको चाहिए k³ + 1/k³, तो आप क्या करिए, इसी का क्यूब करके इसका 3 गुना घटा लीजिए। तो 3 का क्यूब हो गया 27, और इसका 3 गुना अगर 9 घटाओगे तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 18 आ जाएगी, जो कि आपका इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। देखिए एक बहुत आसान और बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है
तो आपको पता है कि अगर आप दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो ये के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 49 है। तो वहां से के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर मिल गया 7। अब अगर हम बोथ साइड फिर से 2 ऐड करेंगे तो के प्लस 1 अपॉन के 3 बन गया, और यहां से आप के क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब आराम से निकाल सकते हैं, इसका क्यूब करके, इसका 3 गुना घटा के। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि थर्ड क्या कह रहा है देखिएगा। थर्ड कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा और उसका पीछा करने लगा, और बता रहा है पीछा करना शुरू कर दिया तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात जो है ये आपको पता है कि 7:8 है। तो कितनी दूर चलने के बाद पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ सकता है, तो ये बताना है। तो आपको पुलिस और चोर की जो चोर और पुलिस की जो चाल का अनुपात दे रखा है वो 7:8 दे रखा है। तो एक्चुअल मैं ये मान लेता हूं कि यहां कहीं पे था चोर और यहां थी पुलिस, तो चोर की चाल थी 7 और पुलिस की कितनी थी 8। इन दोनों के बीच की दूरी थी 450 मीटर, 450 मीटर। इन्होंने कहीं जाके यहां कहीं जाके पकड़ा, जाके ये यहां से यहां तक दौड़ा और ये यहां से यहां तक दौड़ा। तो जितनी देर में चोर यहां से यहां तक पहुंचा उतनी देर में पुलिस यहां से यहां तक पहुंच गई। तो ये टाइम कांस्टेंट हो गया, और जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो जो अनुपात चालों का होता है वही अनुपात दूरियों का होता है। तो इनकी दूरी का अनुपात भी कितना होगा 8-7। यहां से चोर कितना पहले चल चुका है, एक का वैल्यू 450 पता है, तो आप 8 इंटू 450 करेंगे तो 0 8 45 हासिल लगा 4 800 को 32 4 36 3600 मीटर या 3.6 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कि पकड़े जाने से पहले पुलिस ने कितनी दूरी तय की, तो 3.6 किलोमीटर। अगर चोर का पूछता तो हम 7 का वैल्यू निकाल लेते, तो ये पता चल जाता कि चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दोनों ही आंसर यहां से निकाले जा सकते हैं। हमको किलोमीटर में आंसर चाहिए तो आंसर 3.6 किलोमीटर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। कह रहा है दी गई तालिका का अध्ययन करते हुए उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए देखिए तालिका का अध्ययन कर लेते हैं कि तालिका ने कहा क्या है, क्वेश्चन की नीड क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। कह रहा है अक्टूबर में स्टोर पी और आर, तो अक्टूबर ये हो गया, पी और आर 125 और 960 को जोड़ ले तो ये हो जाएगा 985 1085। ये हो गया अक्टूबर में आपका पी और आर डोनट्स की कुल संख्या। और उसी महीने स्टोर क्यू और आर को जोड़ेंगे तो 9 हो गया 1865। ये हो गया। इन दोनों का रेशियो पूछा है कि क्या होगा। इसको काट लीजिए, 5 से कट रहा है तो जैसे ही आपने काटा 5 दूनी 10 और ये हो गया 17 पचे 85 217 है ना। इसको काटेंगे तो 5 3 15 बचा 3 5 7 35 बचा 1 5 3 15 तो 217:373 जो इसका सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। ये भी एक बहुत बेहतर सवाल है। चलते हैं एक बार अगले क्वेश्चन पे जो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि r1 प्लस r2 बराबर c1 इंटू c2, है ना। ये दे रखा है c1 c2 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है अगर आप देखेंगे ऐसे केस में बनेगा क्या कि ये दो r1 प्लस r2 मतलब दोनों त्रिज्याओं की जो योग है वो c1 c2 मतलब दोनों वृत्त की उनके केंद्र के बीच की दूरी के बराबर है। लाइक ये कह दें थोड़ी देर के लिए कि ये दोनों जो है ये ऐसे करके यहां से स्पर्श कर रहे हैं। तो जो ये R1 हो गई, यहां पे ये C1 मान लिया और ये पॉइंट मैंने मान लिया C2। अब C1 और C2 के जो बीच का डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टच कर रहे होंगे तभी ऐसा केस बनेगा। और ऐसे केस में अगर आपसे पूछे कि कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तो मैं आपको बता रहा हूं कितनी होंगी। एक ये बीचों बीच ये इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, एक ये इस तरीके से ट्रांसवर्स हो सकती है, ये इस तरीके से। ये तो आप देख पा रहे हैं यहां से ये 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस केस का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इन केस अगर आपसे ये समझ में आ गया, इसमें 3 केस बनेंगे। इन केस अगर आपसे ये कह दे कि R1 प्लस R2 इज लेस देन C1 इंटू C2, मतलब C1 C2 के बीच की दूरी से अगर ये कम होगा R1 प्लस R2, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, ये आपने R1 मान ली, ये आपने R2 मान ली और ये C1 C2, तो ऐसे केस में ये दूर दूर बन जाएंगे। अब जब दूर दूर बन जाएंगे तब अगर आप इसकी टेंजेंट देखेंगे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगी, तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगी आपकी यहां से, दूसरी बनेगी आपकी इस तरीके से, ये तीसरी आप ये बना सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ ये टच करेगी, टेंजेंट होगी, और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस तरीके से बन जाएगी, 2 ट्रांसवर्स बन जाएंगी और 2 इस तरीके से बन जाएंगी, तो टोटल 4 बन जाएंगी। ये कब, जब R1 प्लस R2 इज लेस देन C1 इंटू C2 होगा। और कोई बन सकती है तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आप तब बना सकते हैं। यहां कितनी बनेगी, तो यहां आप देखेंगे तो यहां पे 3 बनेंगी और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
3। कितना आंसर होगा? 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो कितनी स्पर्श रेखाएं बनी? 3। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं कि 6 क्या कहेगा, देखिएगा। देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत लेंदी दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी लेंदी दे रखी है, बट ध्यान से पढ़ के एक बार समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मेन चीज है क्वेश्चन को समझना। कह रहा है एक होटल 2 या 2 से अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। तो होटल का एक नियम है कि अगर आप 2 कमरे बुक करेंगे तो 12% की छूट देगा। इसके अलावा केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करने पर यह 5% की छूट दे रहा है। कह रहा अगर आप एसबीआई का कार्ड यूज करेंगे तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपए प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए चेकआउट करते समय। अच्छा चलिए भाई, 1500 रुपए का एक कमरा हुआ तो 2 कमरे हो गए 3000 रुपए के, और 2 या 2 से अधिक कमरे लोगे तो 12% की छूट है। तो 3000 रुपए पे 12% की अगर छूट मिल गई तो 3000 का 88% देख लो कि कितने का, मतलब 3000 का 12% देखेंगे तो 360 रुपए की छूट होगी। 360 रुपए की छूट होगी तो 3 अट्ठे 24 ऐसे लगा तो 2640 रुपए 2 कमरे का बना। लेकिन 2640 के बाद 5% का और छूट ले सकता है एसबीआई के कार्ड पे, क्योंकि उसके पास एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल करने जा रहा है। तो अगर 5% का छूट लेगा तो इसका जब आप 5% देखेंगे, इसका 10% 264 रुपए होगा, तो 5% हो गया 132 रुपए, उसका छूट और ले लेगा तो 8 रुपए, ये 2508 रुपए इसको भुगतान करना पड़ेगा होटल वाले को। क्योंकि पहले 12% का तो 3000 रुपए का होटल था, तो 12% का डिस्काउंट ले लिया तो 360 रुपए पहले बच गए इसके, तो बचे कितना 2640 रुपए, फिर 5% तो 132 रुपए फिर से बच गए। तो एक्चुअल इसको कितना रुपए पे करना पड़ा? 2508 रुपए होटल का। तो किसी भी तरीके से करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहे हैं? देखिए एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन जहां पे दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल्स टू -14, और अब आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा है? x प्लस 1/x को जो वैल्यू पता है, ये पता है आपको -14, और जो आपसे वैल्यू पूछा गया है ये पूछा गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। जो पूछा गया है ये पूछा गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी, ये पूछ लिया कि क्या होगा। देखिए यहां से दिमाग लगाइए, एक चीज आप ये कह सकते हैं कि इसको x+1 और x-1 लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसको x+1 और x-1 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं x+1 1/x, और एक बार ये लिख सकते हैं x-1/x। ये ध्यान से समझते जाइएगा करना क्या है। अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपने इसका स्क्वायर करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर देख लिया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और 2 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 194। दिमाग लगाइएगा कि किया क्या है मैंने कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू देखा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x का वैल्यू लेस देन 1 भी दे रखा है। ये भी बात याद रखिएगा कि जो x का वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा। अब अगर हमने इसमें दोनों तरफ 2 घटा दिया, मान लीजिए ये, तो ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है 192। अगर 192 बन रहा है, स्क्वायर रूट जैसे ही आपने हटाया तो ये 192 हो गया। 192 को अगर आपने देखा ब्रेक करके तो ये 4 इंटू 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32 यहां से बनेगा, और इसको ब्रेक कर सकते हैं तो और ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 16 इंटू 3 बन जाएगा। तो जैसे ही आपने बाहर निकाला तो 16 चौको 64, 8√3। 8√3 अगर आप देखेंगे x माइनस 1/x का वैल्यू देखेंगे 8√3, और अब आपको x प्लस 1/x जो पता है वो पता है आपको माइनस का 14, तो -14 इंटू 8√3 करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो माइनस का 112√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 4th ऑप्शन दिख रहा है। फिर से देखिए किया क्या कि x प्लस 1/x का वैल्यू -14 पता है आपको। समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसका वैल्यू आपको -14 पता है, और आपको एक्चुअल जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, मतलब एक बार x प्लस 1/x और एक बार x माइनस 1/x। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आपने किया जब स्क्वायर किया तो बोथ साइड स्क्वायर करके, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जब देखा तो 14 का स्क्वायर 196, और इधर से -2 उधर जाके घटाएंगे तो 194 आ गया। दोनों तरफ 2 घटा दिया, जैसे ही आपने 2 घटाया तो ये x माइनस 1 का होल 1/x का होल स्क्वायर हो गया, और ये 192 हो गया। इधर से स्क्वायर रूट हटाया तो फाइनली हमको जो वैल्यू देखने को मिला x माइनस 1/x का वो 8√3 देखने को मिल गया। अब हमको जो वैल्यू चाहिए था वो दोनों वैल्यूज पता है और उठा के रख दिए, तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया? माइनस का 112√3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखेंगे 8 क्या कह रहे हैं।
कह रहा आर चलने की, ये देखिए ये फिर से एक, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी अच्छी दे रखा है, कितनी लंबी दे रखा है, पढ़ेंगे समझते चलेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहा आर चलने की चाल, आर के चलने की चाल की तुलना में दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है। मतलब आर जो जॉगिंग कर रहा है वो चलने की चाल से, जब चल रहा है मतलब वॉक कर रहा है, उससे दोगुनी चाल से चलता है। ठीक है भाई, तो जॉगिंग करते टाइम चलने की चाल से दोगुनी चाल है उसकी। चलिए आगे बढ़ेंगे, दोगुनी चाल से करता है। तो अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चल कर तय करता है और शेष जॉगिंग से करके, मतलब आधी दूरी वॉक करके कर रहा है और फिर जॉगिंग कर रहा है। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़ के तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस आते तक पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल कितनी होगी अगर उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। इसमें आधी दूरी, ठीक है भाई, दूरी की बात, अच्छा जॉगिंग की जो दौड़ रहा है वो जॉगिंग की तुलना में दोगुना है, तो रनिंग कर रहा है तो वो जॉगिंग की तुलना में दोगुना हो गया, तो मतलब रनिंग की चाल हो गई 4। 5 ये आपको पता है कि कह रहा है कि आर चलने की चाल की तुलना में दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है तो वो डबल हो गई, और जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से दौड़ता है तो जो 4 हो गई। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चल कर जाता है और आधी दूरी जॉगिंग करके जाता है। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग से और शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस आने तक पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल क्या होगी अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर और वह 5 किलोमीटर, मतलब जो चलता है तो उसकी एक की वैल्यू तुमको 5 सवाल में दी गई है। तो जॉगिंग करते टाइम उसकी स्पीड 10 हो गई और रनिंग करते टाइम उसकी स्पीड कितनी हो गई 20। अब टोटल दूरी उसने 10 किलोमीटर जाने और 10 किलोमीटर आने में टोटल दूरी उसने 20 किलोमीटर तय की। 20 में से शुरुआत की 5 किलोमीटर उसने तय की है वॉक करके, 5/5, क्योंकि 5 किलोमीटर 5 की चाल से। फिर जॉगिंग उसने 2 बार की है, 5 जो बची हुई, और वापस भी आते टाइम उसने जॉगिंग करके, तो जॉगिंग करते टाइम वो 10 किलोमीटर चला है और इसकी स्पीड भी कितनी रही 10, है ना। और बचा हुआ 5 जो उसने ट्रेवल किया है वो चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसको हल करेंगे और औसत चाल मिल जाएगी आपको। जैसे ही आप हल करेंगे तो ये 20 है इंटू ऊपर 20 घूम के चला जाएगा। अब जब आपने देखा ये 5 चौको 20, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 20, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये ऊपर बचा 5, 20 20 40 5 45 हो गया। तो ये हो गया 400/45। जब आप इसको हल करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 80/9, 80/9 इसकी जो हो जाएगी वो आपकी जो औसत चाल हो जाएगी वो 80/9। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लैंग्वेज पे पूरा क्वेश्चन खेला है। कह रहा है कि जो जॉग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है वो वॉकिंग का डबल है, और जो रनिंग कर रहा है वो जॉगिंग का डबल है। और आपको वॉकिंग का स्पीड दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो जॉगिंग का 10 हो जाएगा और रनिंग का 20 हो जाएगा। टोटल 20 किलोमीटर चला है आते और जाते, 5 किलोमीटर आते टाइम और 5 किलोमीटर जाते टाइम। ये इसने जॉगिंग से तय किया तो 10 किलोमीटर जॉगिंग से, तो 10 की स्पीड से पूरा क्वेश्चन हल किया, तो जो उसका आंसर आ गया वो आ गया 80/9 किलोमीटर पर आवर। जो हमने फॉर्मूला लगाया वो लगाया कुल दूरी बटे कुल समय। ये फॉर्मूला लगाया है जो कि औसत चाल के लिए लगता ही है फॉर्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय। इससे आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का, ये देखिए एक आसान सवाल, दो संख्याओं 110 और 1980 का HCF बताना है। देखिए ये मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको डायरेक्ट, 110 और 1980 का HCF बताना है। देखिए 110 का HCF 110 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो यही आंसर हो गया। 120, 180 और 140 का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। कैसे हो सकता है कि अगर मैं कह दूं कि 5 और 15 का HCF बताना है, आप कह दो 10 होगा। 5 और 15 का HCF 10 कैसे, 5 से बड़ा नहीं होगा, जो भी होगा वो 5 से छोटा ही होगा। तो 110 और 19 का HCF जो 110 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। 120, 180 और 140 कभी नहीं हो सकते, तो जिसका सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा 9th नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10th क्या कह रहा है। कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 8/17 तो tan थीटा का मान क्या होगा। बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस सवाल का आंसर। sin थीटा जो पता है वो पता है 8/17। 8/17 मतलब लंब बटे कर्ण, ये आपको लंब पता चल गया और ये कर्ण पता चल गया। और 8 15 17 एक ट्रिपलेट बनता है, तो वहां से आधार पक्का क्लियर हो गया, 15 होगा। तो जब आपको tan थीटा निकालना तो लंब बटे आधार से सीधे सीधे आपको पता है कि 8/15, ये इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन। दूसरी चीज आप ये सब सोच सकते हैं, ये दोनों आंसर कभी जिंदगी में नहीं होंगे।
जिंदगी में इस वजह से नहीं हो सकते, कभी भी साइन सॉरी ठीक है सॉरी 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 क्योंकि एक्चुअली ये टेन थीटा पूछ रहा है और टेन थीटा में ये वाले नहीं हो सकते क्योंकि 17 जो है कर्ण है और टेन थीटा में कर्ण नहीं आता, तो ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकते। या तो 8/15 होगा या 15/8 होगा। टेन थीटा है तो लंब बटे आधार से 8/15 ये हो जाएगा। अगर कॉट थीटा पूछता तो 15/8 हो जाता। बाकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ कठिन है नहीं, एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन होने वाला है, एक आसान सा सवाल। चलते हैं 11 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है निम्न तालिका भारत के 8 विभिन्न राज्यों की वार्षिक वर्षा की मात्रा को इंच में दर्शाती है। अब क्वेश्चन क्या है, इसने सवाल बता दिया कि इंच में बारिश को दर्शा रहा है, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार की है। अच्छा, आपको ये बताना है कितने वर्ष ऐसे हैं जिसमें लगातार 2 बार वृद्धि हुई है। तो अगर देखेंगे आपको कितने राज्यों ने तुरंत बाद, कितने राज्यों, तो एक तो यही हो गया, देखिए इसने लगातार 2 बार वृद्धि की है। और कहीं की है, हाँ ठीक है, कितने राज्यों ने लगातार 2 बार देखिए, तो ये देखिए इसने भी लगातार 2 बार की है। इसने एक बार की है, यहां पे लगातार 2 वर्षों में नहीं की है। एक यहां पे इसने लगातार 2 बार की है वृद्धि। इसमें देखेंगे तो ये कमी 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 कमी, ये देखिए लगातार 2 वर्षों में इसने भी वृद्धि की है। कह रहा है कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखिए, लगातार 2 बार। तो देखिए यहां पे देखेंगे तो पहले 80, 85, 86 ये लगातार 2 बार हो गया, यहां पे हो गया, यहां पे एक बार हुई है, लगातार 2 बार नहीं हुई। यहां देखिए 70 से 74, ये 96, 97, 98 ये हो गया। इसमें देखिए इसमें कहीं नहीं हुई है। इसमें देखेंगे 68, 69, 67 नहीं, इसमें देखिए यहां पे हुई है। तो ये 3 राज्य मिल गए हमको कि जहां लगातार 4 राज्य मिल गए एक्चुअल। अभी आगे देखेंगे 65, 60, 67, 60, 66, इसमें भी लगातार 2 बार वृद्धि नहीं हुई है। 70, 71, 71, 71, 69, 75, इसमें भी लगातार 2 बार वृद्धि नहीं हुई है। इसमें देखेंगे 59, 60, 61, लगातार 2 बार वृद्धि हो गई। तो जो आपको ऐसे राज्य मिले तो टी ए, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया और पांचवा ये हो गया। ऐसे आपको 5 राज्य देखने को मिले, तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। कह रहा कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में लगातार 2 बार देखिए, लगातार 2 बार वृद्धि देखिए। तो देखिए टी ने देखिए ना कि 2015 के बाद 2016 में बढ़ गई, 2016 के बाद 2017 में फिर से बढ़ गई, तो टी ने देखिए। ऐसे ही देखोगे तो ए ने यहां पे एक बार देखी, हमें लगातार 2 बार देखनी है। तो 70 के बाद 74, 74 के बाद 75, ऐसे 96, 97, 98, 67, 68, 70 इसने और एक उसने। तो कितने राज्यों ने देखी? 5 राज्यों ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 था शायद, सॉरी 11 था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए। कह रहे हैं P और Q के शून्योत्तर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा 6 अंकों की संख्या है जो 3 और 11 दोनों से घट रही है। देखिएगा एक समझने वाला क्वेश्चन है जो 3 और 11 दोनों से घट रही है। आपको वैल्यूज पता है 6, 7, 4 PQ0, ये आपको वैल्यू पता है। अब ये कटनी चाहिए 3 और 11 दोनों से। अब आप देखेंगे 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 7, 6, 13, 13, 4, 17, 17 है तो 17 P + Q 1 हो सकता है, P + Q 4 हो सकता है, P + Q 7 हो सकता है। मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं कि P + Q हो सकते हैं। मतलब 1, 4, 7, तो देखिए 4 ये हो सकता है, 5, 2, 7 हो सकता है, 5, 4, 9 नहीं हो सकता, 4, 2, 6 नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकते। तो इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ दीजिए। 10 नहीं हो सकता, 4, 2, 6 नहीं हो सकता, तो या तो पहला ऑप्शन होगा या दूसरा होगा। अब इस ऑप्शंस पे आप यहां चेक करने जाएंगे कि 2 और 2 अगर हमने यहां पे रख लिया तो क्या ये 11 के रूल से कटेगा। और 11 का रूल क्या करता है कि अल्टरनेट देखेंगे। 2 और 7 9 हो गया, और 2, 4 कितना हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो पहले वाले रूल से तो ये 11 से नहीं कट रहा है। अगर हम ये बना लें 6, 7, 4, 5, 2, 0, अब बनाएंगे तो 5 और 7 12, 6, 4, 10, 2, 12। तो दूसरा ऑप्शन है जहां पे 5 और 2 अगर P और Q के वैल्यू उठा के देख रहे हैं तो ये 3 से भी कट रहे हैं और ये 11 से भी कट रहे हैं। ये इस सवाल को करने का तरीका हो गया। बाकी आप करने के लिए आपने देखा है कि P + Q क्या हो रहा है, एक बार 4 हो रहा है, एक बार 7 हो रहा है। अब आप ऑल्टरनेट में जाके ऐसे करके P और ये यहां से 7 + P बराबर कितना कर सकते हैं, 10 + Q कर सकते हैं यहां से। तो अब अगर आप देखेंगे तो Q - P देखेंगे तो वो सॉरी P - Q जो देखेंगे तो वो कितना होना चाहिए,
3 होना चाहिए। तो P माइनस क्यू यहाँ पे 0 हो रहा है, 1 नहीं रहा, तो P माइनस क्यू इससे 3 भी हो जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इस तरीके से सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, बाय द ऑप्शन जाके देख सकते हैं कि क्या होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया, बाय द ऑप्शन भी बता दिया, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे करें, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं, आपको दे रखा है x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, कह रहे हैं सरलतम रूप में बताना। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, आपके लिए ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप यहां से देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, और देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो जब आप देखेंगे तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो ठीक है, लेकिन उधर से देखेंगे तो 3ab वाला पार्ट प्लस का और 3ab वाला पार्ट माइनस का वो पूरा कटने वाला है, क्योंकि ये प्लस का 3ab ब्रैकेट में देखिए, ये देखेंगे आप, जब इसको खोल के दिखा देते हैं हम आपको, x प्लस वाई 2y का होल क्यूब, जैसे ही आपने x प्लस 2y का होल क्यूब किया तो ये हो गया x क्यूब प्लस 8y क्यूब, प्लस जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6xy ब्रैकेट में x प्लस 2y, ये हो गया। देखिए अभी हल कर रहे हैं, खोल ओपन करके, पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 8y क्यूब, और आप करेंगे माइनस का 6xy ब्रैकेट में x माइनस 2y। देखिए ये जैसे ही आपने ये देखा x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने इसको देखा तो ये x क्यूब से x क्यूब साथ में जुड़ गया, तो ये हो गया आपका 2x क्यूब, और 8y को जैसे ही आप देखेंगे तो 8y से 8y क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ऐसे ही 6xy के साथ जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, 6 दूनी 12xy स्क्वायर, और इधर से भी 12xy स्क्वायर, तो वो जो हो जाएगा वो बन जाएगा प्लस का 24xy स्क्वायर। अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिख रहा है 2x क्यूब प्लस 24xy स्क्वायर, ये आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है। कई बार लोग गलत क्या कर देते हैं कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो 3ab वाले पार्ट को कट कर देते हैं, और ये देखो इसके साथ ये कट रहा है और इसके साथ ये, तो इसके लिए हमेशा याद रखिए, कभी आपको इस तरीके का मिल जाए कि a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप ये लगाइए, एक ब्रैकेट में जब करेंगे, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए बी जब आप करेंगे तो वहां से भी ये बहुत अच्छे से निकल के आ जाता है कि जैसे ही आपने पहले ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ा तो ये 2x हो गया, जैसे ही आपने a प्लस बी लिया, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते टाइम एक बार आपको x स्क्वायर मिलेगा और दूसरी बार आपको 4y स्क्वायर मिल जाएगा, 8y स्क्वायर मिल जाएगा, तो एक वो तरीका भी है, वहां से भी हल कर सकते हैं, बट आपको मैंने जो बता दिया इससे कर लीजिए, आप आसानी से देख पा रहे हैं कि जो आपका आंसर हो गया वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं कि अगला क्या कह रहा है, देखिएगा। और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कर लीजिए आप। 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन हाउ मच, देखिए ये इंग्लिश में टाइप हो गया है, फिर भी समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ बहुत कठिन लैंग्वेज नहीं है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश इतना जानते हैं। इन हाउ मच टाइम मतलब कितने समय में विल अ सम ऑफ ₹5250 अमाउंट्स टू ₹9,870 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। कह रहे 5,250 रुपए कितने वर्ष में 11% ब्याज दर से 9,870 रुपए हो जाएगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ये आपको प्रिंसिपल पता है, ये आपको अमाउंट पता है, और ब्याज की दर जो दे रखा है वो 11% दे रखा है। तो आप बड़े समझदार हैं, आप यहां से पहले देख लीजिए कि ब्याज मिल कितना रहा है। तो 0, 7 में 5 गया 2, 8 में 2 गया 6, और 9 में 5 गया, ये 4,620। अगर आप 5,250 का 11% देखेंगे तो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो 5,250 का अगर हम 11% देखेंगे तो 1 साल का ब्याज मिल गया। तो 1 0 से 1 0 यहां से खत्म हो रहा है, ये ऊपर चला गया 46,200, और ये हो गया 525 × 11। ये कितने टाइम का होगा, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपका कटेगा 11 चौको 44 और 4200, तो ये हो गया। अब 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, या 21 से काट लेते हैं, 21 दूना 42, 21 पंचे 105, और ये हो गया 200। 25 से जैसे ही आपने काट दिया, ये हो गया 8 साल का ब्याज। कितने साल का हो जाएगा, तो 8 वर्ष का ये ब्याज हो जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। फिर से कुछ मत करिएगा, ये इनके बीच का डिफरेंस जो हो गया ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अपॉन 1 साल का ब्याज कर लिया, देख लिया कि कितना होगा 5,250 का 11%, और सॉल्विंग कर ली तो कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 क्या कह रहे हैं। कह रहा है राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो रमेश की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। देखिए कितने आसानी से कर सकते हैं। 3:5 ये राम और रमेश की करंट एज है। राम और रमेश की करंट एज का रेशियो दे रखा है 3:5 और 7 वर्ष बाद इनकी एज का अनुपात 4:5 है। तो 7 नीचे लिख दीजिए क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बहुत आसानी से लगता है क्वेश्चन। 3×5 = 15, 4×5 = 20, अंतर हो गया 5 का। यहां से देखेंगे ये सेम है तो अंतर 7 का ही आ जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं 4×7 = 28, 5×7 = 35, तो 5 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई और जो रमेश की एज हमें देखनी थी वो 5 यूनिट की ही वैल्यू देखनी थी, तो वो 7 वर्ष आ गई। तो रमेश की वर्तमान आयु जो दिख गई वो कितनी दिख गई? 7 वर्ष। सीधे से आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, 15 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है नमन डज हाफ एज मच वर्क एज गगन इन 4/5 ऑफ द टाइम। If together they take 16 days to complete a work, how much time shall गगन takes to do it? देखिए इंग्लिश में दे रखा है क्वेश्चन, मैं समझा देता हूं कि हिंदी में इसकी लैंग्वेज क्या है। शायद टाइपिंग करने वाले भैया ने ध्यान नहीं दिया, वो 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप कर दिए। फिर भी देख लीजिए, कह रहा है नमन किसी काम को गगन से लिए हुए टाइम के 4/5 4/5 भाग में उसका आधा काम करता है। कह रहा है नमन डज हाफ एज मच वर्क एज गगन इन 4/5 ऑफ द टाइम। तो गगन जितने के 4/5 भाग में नमन आधा काम करता है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर 16 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो गगन इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए बहुत बढ़िया एक तरीका है कि गगन के 4/5 समय में, गगन के 4/5 समय में जो नमन करता है वो कहीं ना कहीं आधा काम करता है। देखिए एक ये तरीका बता रहा हूं और एक और बता दूंगा, नमन आधा काम करता है। तो यहां से अगर हम रेशियो बनाएंगे तो ये 8:5 बन गया। ये इनकी क्षमताओं के रेशियो बन गए, ये 8:5, क्योंकि गगन के 4/5 समय में नमन आधा काम करता है। तो ये दोनों मिलकर जो काम करेंगे, एक दिन में 13 करेंगे 16, और ये काम हमें करवाना किससे है? गगन से कराना। इसकी क्षमता 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 दिन में ये पूरा काम कर देगा। कि 13 दूनी कितने दिन में कर देगा? 26 दिन में। ये 13 नहीं कटेगा, 16 कटेगा ना। 13 दिन दूनी 26 दिन में। तो ये हो गया गगन का एक तरीका, ये हो गया। दूसरा आप ऐसे करके सोच सकते हैं, पहले ये समझ में आ गया, एक बार फिर से रिपीट करके समझा देते हैं आपको कि गगन के 4/5 समय में नमन आधा भाग काम करता है। तो अगर हम यहां से डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये इनकी एफिशिएंसीज के रेशियो बन गए 8 और 5, दोनों मिलके एक दिन में 13 भाग काम कर रहे हैं, 16 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो 13 × 16 टोटल वर्क हो गया। ये कराना हमें गगन से है तो हम 8 से भाग देना, तो ये अब आपका गगन के दिन आ गए, कितने आ गए। एक तरीका ये यूज कर सकते हैं आप कि गगन जितना काम 4/5 में कह रहे हैं कि आधा काम करता है, गगन अगर 5 दिन में पूरा काम करता है तो पक्की बात है कि नमन 4 दिन में आधा काम करेगा। और अगर नमन भाई इसके 4/5 टाइम में कह रहे हैं तो अगर गगन कोई काम 5 दिन में पूरा कर रहा है तो इसका 4/5 टाइम देखेंगे तो 4 दिन में नमन आधा करेगा। और अगर 4 दिन में नमन आधा करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। ये दिनों के अनुपात हैं तो इनकी एफिशिएंसी के अनुपात पलट के 8:5 आप फिर से देख सकते हैं, वो मैंने डायरेक्ट बना दिया था। तो दोनों में से जिस पे आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से कर सकते हो। है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि वो क्या कह रहे। कह रहे एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है तो गोले का आयतन क्या होगा? दशमलव के 2 अंकों तक। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले की बात कर रहा तो 4πr² आपको पता है। ये जो 4πr² पता है ये आपको 154 पता है। अगर 154 पता है तो πr² जो हो जाएगा वो हो जाएगा 154/4। अगर हम यहां से दिमाग लगाएं तो ये हमको 22/7 × r² पता है। तो यहां से हम रेडियस देख लेंगे कितना होगा, 154/4। जैसे ही आपने काटा तो 22×7 = 154, तो r जो आ गया वो आप यहां से देख पा रहे हो 7/2 त्रिज्या मिल गई। और आपको चाहिए वॉल्यूम चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं 4/3 πr³ निकालना है। पाई आपका 22/7 हो गया और r³ कर लेते हैं तो वो कितना हो गया? 7/2 और 7/2। ये यहां से ये हो गया। अब जैसे ही आपने इसको काटना शुरू किया तो 1 7 से ये 7 खत्म, इस 2 से ये 4 खत्म और 1 2 से ये 11 हो गया। तो ये हो गया आपका 49 × 11/3। तो 49 × 11/3 को जैसे ही आप हल करेंगे तो 9 9 4 13 हाथ से लगाए 539 ये आ गया /3 हो गया। जैसे ही आप इसको भाग देंगे तो 17 3 51, 51 के बाद बचा 2 29 हो गया। तो 3 9 27,
के बाद बचा 2, तो ये हो जाएगा 6 करके करेंगे तो 179.66 को हमने सीधा कितना लिख लिया 179.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आपको टोटल सरफेस एरिया पता था, वहां से आपने रेडियस देख लिया 7/2 होगा और 4/3 पाई आर क्यूब से उठा के वॉल्यूम देख लिया कि कितना होगा और दशमलव के बाद एक अंक तक देखना था तो वो हमने 6 को क्या लिख लिया सीधे 7 करके लिख दिया। एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, जिसको आप ऐसे करके कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि 18 क्या कह रहे हैं। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमको, जहां पे देखिए ये जो सेट आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको एडवांस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा के ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपको पता है कि sec 2 थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस 60, अच्छा थीटा माइनस 36 डिग्री ये, और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान बताना। अच्छा आपसे आपको एक बात पता है, एक ये चीज याद रखिए हमेशा कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है जब ये जो एंगल्स का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। जो साइन थीटा और कॉस थीटा में होता है वही टेन थीटा और कॉट थीटा में भी होता है, वही सेक थीटा और कॉसेक थीटा में होता है। तो अगर इन दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री करेंगे हम, तो ये आ गया यहां से ये 90 और 3 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 9 3 12 126 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू अगर आप देखेंगे तो 42 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, जो कि आपको देखने को मिल रहा है 42 डिग्री। तो आराम से देख सकते हैं, याद रखिएगा बस थोड़े थोड़े से पार्ट कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा या टेन थीटा बराबर कॉट थीटा या सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसके लिए इन तीनों केसेस के लिए सॉरी ए बी कर लीजिए, यहां पे ए बी, यहां पे भी ए बी कर लीजिएगा और यहां पे भी कहीं पे इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, कॉसेक भी दे दिया जाए। अगर ये कभी दिया जाए तो याद रखिएगा इनके एंगल्स का जो सम होगा a प्लस बी वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा, सेम जिस प्रोसेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा दिया गया है कि पाई चार्ट मई 2019 में ग्रीष्मकाल शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रम चुनने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है भाई, जो आपको दिखा रखी है इन्होंने इस तरीके से थोड़ा सा फिगर उसमें कलर देखना, क्योंकि ये कलर्ड फिगर रहा होगा तो इसमें जो कलर सही से आए नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है ग्रीष्मकाल शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया और शिविर के लिए प्रत्येक बच्चों को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई है। योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या, संगीत और योग और पेंटिंग, योग वाला जो है वो एग्जैक्ट वाइट दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका योग वाला। कलर में थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, योग वाला हो जाएगा 18% और योग वाला 18% दे रखा है आपको। और इसके बाद योग और शिविर के लिए कौन सा दे रखा है, योग और पेंटिंग। अगर आप पेंटिंग देखेंगे तो पेंटिंग शायद इसके जस्ट पहले अगर दे रखा है तो ये होगा शायद 18 12 30% योग और पेंटिंग। और संगीत और नृत्य की बात करें तो संगीत इज डार्क ब्लैक और नृत्य जो होगा उससे जस्ट पहले अगर हम देखें तो ये होगा शायद 16%, तो 24 और 16 40% हो जाएगा। वो हो गया आपका 30% और ये हो गया 40%। इनके बीच में अंतर हो रहा है 10% और 300 का अगर हम 10% देखेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन जो आंसर सही होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको आप आसानी से देख सकते हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30। इस तरीके से देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बढ़ते हैं आगे, ये देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। उसमें थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दे लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां से देख लीजिएगा क्या दे रखा है। कह रहा है 0.5 20 का कितने परसेंट है, तो 20 का कितने परसेंट है 0.5, तो 0.5 20 का कितने परसेंट है अपॉन 20 इंटू 100 कर लीजिए। यहां से देख लीजिए, दशमलव से दशमलव खत्म, 5 एकम 5 5 को 20, 10/4 को जैसे ही आप हल करेंगे तो 2.5%। 20 का 2.5% है, अगर आप देखेंगे 0.5 कितने परसेंट है, 2.5% है 20 का। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कह दिया जाए 20 का कितने परसेंट है तो 2.5%। एक छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी जिसके साथ का लगा हो वो अपॉन में जाएगा, तो 0.5 अपॉन 20 इंटू 100 करेंगे तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.5%। ये हो गया इसका आंसर जो आ जाएगा वो थर्ड ऑप्शन। ये 20 नंबर का आंसर हो गया। चलते हैं 21 नंबर देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 मीटर दे रखी है, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन बताना है। देखिए घन में अगर सबसे बड़ा गोला बनाना है तो घन के अंदर जो सबसे बड़ा गोला बन सकता है
वो इसकी साइड के बराबर का साइज का बन सकता है। अगर आप बनाने जाएंगे कि इसकी जो साइड है उसके बराबर का सबसे बड़ा गोला आ जाता है घन में, अगर आप देखने जाएंगे तो घन की भुजा अगर 5.6 दे रखी है और उसका आयतन बनाना है तो 4/3 पाई आर क्यूब से कर लीजिए। पाई रख दीजिए 22/7 और रेडियस जो लेंगे उसको 5.6 ही ले लीजिए। 5.6 को अगर आप देखेंगे तो 56/10 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। जो साइड होगी उसी को रेडियस, साइड हो जाएगी डायामीटर, तो उसका आधा ले लीजिए 2.8, क्योंकि ये अगर देखेंगे तो ये फिर डायामीटर का काम करेगा, व्यास का। तो अगर हम व्यास का काम करेगा तो ये हो जाएगा 28/10। 5.6 से 2.8 हो जाएगी 28/10, 28/10 और 28/10। 10 को काट क्यों नहीं रहे, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमको आसानी मिल जाए। तो जैसे ही आपने काटा 7 से, ये 4 बार में खत्म, 7 चौको 28, ये हो गया। और कहीं कुछ हो रहा है तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784, 28 का स्क्वायर हो गया 784, और ये हो गया 4 चौको 16 इंटू 22, जैसे 16 चौको 64, हासिल लग गया आपका 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134 बचा 13, 16 सत्ते 112 और 13 कितना हो जाएगा 112 और 13 हो गया 125। अभी 22 का गुणा कर लेते हैं, 22 चौको 88 बचा 8, 22 चौको 88 और 8 हो गया आपका 88 और 8 हो गया 96 बचा 9, 22 पंचे 110 और 9 हो गया 119 बचा 11, 22 दूना 44 और 11 हो गया 55 बचा 5, 22 एकम 22, 5 हो गया 27 और बटे में ये दे रखा है 3000, 3 जीरो है 3 से काट लेते हैं, ये हो गया 3 नम 27, 3 नम 27 के बाद बचा यहाँ पे 3 एकम 3, अब 3 एकम 3, 3 नम 27 बचा यहाँ पे फिर 2, तो 3 नम 27 फिर 2 हो गया 3 अट्ठे 24, 24 के बाद बचा 2, 3 नम 27 और 3 अंक पे दशमलव, तो 91.989, तो ये आपका जो आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा 91.98। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन है, गुणा भाग करना है। और अगर आप ऐसे सवालों में एक आध सवाल ऐसा दिया जाता है जहां पे कैलकुलेटिव रहता है और आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आया फोर्थ ऑप्शन। 22 नंबर देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है यदि AB बराबर 8.4, AC बराबर 5.6 और DC बराबर 2.8 है तो भुजा BC की लंबाई बताइए। देखते हैं कि क्या कह रहा है, पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है, तो ABC और AD कोण A का समद्विभाजक है, मतलब ये इन दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, समद्विभाजक है। तो अब आपको पता क्या क्या है, AB 8.4 पता है, ये जो आपको पता चल गया 8.4 पता है, AC जो है वो 5.6 पता है, ये जो लेंथ पता है वो 5.6 पता है, और जो आपको DC पता है वो 2.8 पता है। चलिए ठीक है भाई, 2.8 पता है। अब आपको बताना है भुजा BC की लंबाई, तो पूरी लंबाई बतानी है, पूरी लेंथ की क्या होगा। देखिए कुछ मत करिए, जब भी कभी ये इसका समद्विभाजक है AD का, तो अब जो इन दोनों भुजाओं का रेशियो होगा वही इन दोनों का BD और DC का रेशियो होगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये अगर कट रहा है तो ये कट जाएगा आपका 28 से कट रहा है, 28 से 84 और 28 दूना 56। ये दोनों भुजाएं अगर 3:2 के अनुपात में, तो अगर 2 की वैल्यू 2.8 है तो पूरी 5 की वैल्यू, क्योंकि BC पूछ रहा है तो 2 की वैल्यू अगर, तो 1 का वैल्यू 1.4 हो जाएगा और पूरा 5 का वैल्यू देखेंगे तो 14 पंचे 70, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन। फिर से समझिएगा, कुछ बहुत कठिन नहीं है, आसान सवाल है, सिर्फ एक थ्योरम पे बेस्ड है कि जो इन दोनों का जो AB और AC का रेशियो होगा वही BD और DC का रेशियो होगा। हमसे पूछा BC गया है तो ये जो 3:2 है इसका टोटल 5 का वैल्यू पूछा गया है और 2 का वैल्यू आपको पता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा 23 क्या कह रहा है, कह रहा है राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर 4 लाख में बेचा, तो 5% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो देख लीजिए 20% हानि का मतलब 80 यूनिट का वैल्यू पता है आपको, और 5% लाभ का मतलब 105 का बताना है। तो कहीं ना कहीं 4 लाख का मतलब हमको ये पता है कि 80 का वैल्यू पता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 4 लाख आएगा। ये हो गया 4 लाख बटे 80, है ना 80, और हमको 5% लाभ का मतलब 105 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो 0 से काट दिया, 8 पंच 40, ये 5000 हो गया, तो 55 25 और 5 एकम 5 और ये 0, 5,25,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे जो आप 5 7 10 सेकंड के अंदर भी बना सकते हैं, और उसी बीच 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव डाल दिए जाएंगे।
जो आपके थोड़े से टाइम टेकिंग रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 22-25 मिनट के बीच में आप मैथ का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन का सेक्शन, अगर आपने थोड़ी सी स्पीड अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है। कह रहा नीचे दी गई तालिका 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाती है। कंपनी एच और आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन का और जे और के द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन का। देखिए इसको भी बना लेते हैं, बहुत आसान है कि एच और आई ऐसे में दे रखा है कि कह रहा है कंपनी एच और आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन, एच और आई ट्रक का उत्पादन कर रही है 700 ये, और कह रहा है कि जे और के द्वारा बाइक का, जे और के बाइक का 750 कर रही है। तो आप यहां से रेशियो देखेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14:15। तो इसका सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी का समद्विभाजक बी सी को डी पे काटता है। फिर से कुछ उसी तरीके का, ए बी बराबर 10 ए सी बराबर 14, तो बी डी और बी सी का रेशियो फिर से अभी मैंने 23 नंबर जो क्वेश्चन किया है एकदम सेम थ्योरम पे ही किया है, बना लेते हैं। कह रहा है बी ए सी का समद्विभाजक, तो ये बी हो गया, ए हो गया, ये सी हो गया, बी ए सी का समद्विभाजक ये मान लिया मैंने, बी सी को डी पे काटता है ये हो गया। वापस से सेम फिगर, ए बी आपको 10 पता है इस बार, ये आपको पता है 10, और ए सी आपको 14 पता है, ये आपको पता है 14, और आपसे पूछा किसका रेशियो गया है, बी डी और बी सी का। बी डी और बी सी का रेशियो पूछा गया, तो अगर इन दोनों का रेशियो 5-7 होगा तो ये 5 हो गया, और ये बी डी और ये हो गया 7। बी डी और बी सी पूछा गया ना कि बी डी और डी सी पूछा गया है। तो बी डी अगर 5 है तो पूरा बी सी 5 और 7 12 हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो 5:12 आ जाएगा। बी डी और बी सी पूछा है क्योंकि, तो बी डी अगर 5 है और डी सी कितना हो जाएगा, वो 7 होगा, तो बी डी और बी सी का जो अगर रेशियो देखेंगे तो 5:12 आएगा। ये कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा है बी डी और बी सी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, जो आंसर आएगा वो 5:12 आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, जो क्या आएगा 5:12। ऑप्शन दे नहीं रखा है, बी डी और बी सी पूछ रहे हैं, अगर बी डी और डी सी पूछता तो 5:7 थर्ड ऑप्शन लगाते। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर सही होगा, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, 5:12 होना चाहिए, जो नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा 5:12 ना कि 5:7। ये हुए आज के 25 क्वेश्चन। अगर इनको समझने में आपको कोई समस्या हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और किस क्वेश्चन में क्या समस्या है ये भी बताएं। और अगर साथ ही साथ आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।